नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि जीडीपी क्या होता है और जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है। इन सब को रिलेट करके कभी कभी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड सूत्र को दे देता है, समीकरण को दे देता है और पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय के संदर्भ में सही है। तो जब इस लेक्चर को आप पूरा सुन लेंगे तो इन सब सारी समस्याओं को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है। इसमें जो है जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं बस उसी का मतलब आपको समझना है, बस सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए परिभाषा है किसी भी अर्थव्यवस्था में, यानी कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था तो होएगी तो वहाँ पे जो समय लिया जाएगा वो 1 वर्ष लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 वर्ष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो परिभाषा बहुत ही आसान है, 1 वर्ष समझना है। भारत के संदर्भ में जो वर्ष लिया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, वो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लिया जाता है। ठीक है, तो समय क्या है, 1 वर्ष, जो आपको समझ में आ गया। विभिन्न देशों का अपना अपना जो है एक विशेष समय अवधि होती है 1 वर्ष की। आपको सिर्फ भारतवर्ष के संदर्भ में देखना है, 1 अप्रैल से 31 मार्च वित्तीय वर्ष जो बजट के लिए लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखती है कि ये जो अंतिम वस्तु कह रहा है ये क्या होता है। तो अंतिम वस्तु का यहाँ पे ये नहीं मतलब है कि 5 वस्तुएं रखी हैं और 5वीं वस्तु को अंतिम वस्तु कहा जाएगा। यहाँ पे अंतिम वस्तु से तात्पर्य उस वस्तु को है जिसको उपभोक्ता उपभोग करता है। जैसे हम मान लीजिए कि एक उदाहरण लेते हैं कि एक बाल्टी को बनाने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। भाई किसी भी वस्तु को बनाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, उसको वो भी एक वस्तु ही होती है। तो बाल्टी को बनाने के लिए प्लास्टिक की आवश्यकता होती है और उसमें थोड़ा सा हो सकता है लोहा भी यूज़ हो जाए, हो सकता है पानी भी यूज हो और कई चीज़ें हैं। लेकिन जो अंतिम उत्पाद होगा, अंतिम वस्तु क्या होगी, बाल्टी होगी, जिसको आप खरीद के अपने घर ले आएंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। तो अंतिम वस्तु का मतलब होता है जिसको आप बाज़ार से ले आके सीधे सीधे अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए उसका आप उपभोग करते हैं, उसका आप इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह सेवाओं से तात्पर्य होता है कि जैसे डॉक्टर से आप परामर्श ले लिए तो वो सेवा हो गई। इंजीनियर आया आपके घर का, जैसे आपको घर बनवाना है तो उसका मैप आप उससे बनवा लिए, तो वो एक तरीके से उसकी सेवा को आपने खरीद लिया। उसके बदले में आपको डॉक्टर और इंजीनियर को पैसा देना पड़ता है। अपने बच्चे को आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं किसी अध्यापक से, तो आप अध्यापक की सेवा को खरीद रहे हैं, उसके बदले उससे पैसा दे रहे हैं। ठीक है, और इनका मौद्रिक मूल्य का मतलब ये हुआ कि उस वस्तु के बदले जो आप मुद्रा देते हैं। मान लीजिए बाल्टी आप 100 रुपये में खरीद रहे हैं तो बाल्टी का मौद्रिक मूल्य क्या हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के योग को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन का मतलब कि इससे संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करना और उनको जो है विश्लेषित करना, मतलब उसको विश्लेषित करना, ये हुआ। तो इसको सबसे पहले किसने शुरू किया, साइमन कुजनेट्स ने शुरू किया। ठीक है, इनको जन्मदाता माना जाता है, इसके लिए इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि साइमन कुजनेट्स को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो आपको अर्थशास्त्र बता दीजिए। या एक प्रश्न ऐसे बन सकता है कि अर्थशास्त्र में किस विशेष योगदान के लिए साइमन कुजनेट्स को नोबेल पुरस्कार मिला है, तो राष्ट्रीय आय लेखांकन इनका जो योगदान था महत्वपूर्ण, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये सारी चीज़ें फैक्ट है, इसको आप याद कर लेंगे तो परीक्षा में आसानी होगी आपको। इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों का वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है भारत के संदर्भ में, हम अभी देख लिए। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है या उसका आकलन किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, ये जो है
NSSO की मदद प्राप्त करता है, लेकिन ये आपको जो है CSO याद रखना है, ठीक है। NSSO में मतलब होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, मतलब सैंपल इकट्ठा करता है ये, फिर उसकी मदद से CSO जो है राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। चलिए, इसमें कई विधियां होती हैं, ये हमको समझना है, ये समझ में आ जाएगा तो समझिए कि राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट आपको एकदम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें उत्पाद विधि होती है। उत्पाद का मतलब क्या होना, प्रोडक्शन करना किसी भी वस्तु का। तो उत्पाद विधि में जो भी प्रोडक्शन के समय आवश्यक चीज़ें होंगी, ठीक है, उनको लिया जाएगा। उत्पादक इकाइयों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की योग्य की गणना की जाती है, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में उत्पाद विधि में। तो इसमें क्या क्या लिया जाता है, कृषि को लिया जाता है, और वानिकी, पशुपालन, खनन और उद्योग क्षेत्रों में किया जाता है। यानी कि जहाँ पे उत्पादन हो रहा है सिर्फ हमको वहाँ की गणना करनी है एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है। आय विधि, आय विधि में उत्पादन के सभी साधन, उत्पादन की प्रक्रिया में जो साधन इस्तेमाल होते हैं, जैसे आप सोचिए कि कोई भी वस्तु बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता हुई, वही तो ना हुए साधन। जैसे मान लीजिए हमको एक बाल्टी बनाना है तो उसके लिए लेबर लगेगा, उसके लिए पूंजी लगेगी, आप मशीन खरीदेंगे, कुछ प्लास्टिक खरीदेंगे, उसके लिए भूमि की आवश्यकता होगी, और उसके लिए उद्यमी जो पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इन सब की आय के योग को आप राष्ट्रीय आय कहेंगे, ठीक है। उत्पादन के परिणाम स्वरूप जब भी उसकी बिक्री होगी तो उसे जो भी पैसे मिलेंगे उससे लेबर को आप मजदूरी दे देंगे, पूंजी जो भी आप लिए रहेंगे वहाँ ब्याज दे देंगे, भूमि के संदर्भ में उसका किराया दे देंगे, और उद्यमी को अपना प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इन सब के आय को आप योग कर लेंगे तो वो राष्ट्रीय आय हो जाएगा। ये किस विधि में होगा, आय विधि में, ठीक है, इनकम मेथड में। चलिए, व्यय विधि जो कि इन्हें समझना है, यहाँ पे व्यय करने की बात कर रहा है। तो चलिए, बाजार मूल्य की बात की जा रही है यहाँ पे। बाजार मूल्य क्या होता है वो बस इसको आप समझ लीजिए, आगे हम बाजार मूल्य समझा देते हैं क्या हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे GDP मार्केट प्राइस, GDP MP लिखा है, यानी कि GDP एट मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पर GDP को घरेलू सीमा के भीतर, क्या इसमें क्या ध्यान देना है, घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, अंतिम वस्तु जो शुरू में हमने चर्चा करी है वही होता है, क्रमानुसार नहीं, उपभोग के मामले में, जिसका आप सीधे इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ठीक है, और उसके कुल व्यय के रूप में समझा जा सकता है, ठीक है। इन मतलब आप अंतिम वस्तु और सेवाओं के ऊपर जो कुल व्यय करेंगे वो होता है व्यय विधि में। तो इसमें क्या क्या शामिल होता है, इसमें उपभोग व्यय शामिल होता है, यानी कि जिन वस्तुओं का आप उपभोग करते हैं। सरकारी निवेश शामिल होता है जिसको G से डिनोट करते हैं, और विनिवेश व्यय शामिल होता है जिसको I से मतलब डिनोट करते हैं या निर्देशित करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका एक फार्मूला बन जाता है। तो GDP जो है मार्केट प्राइस पे क्या होता है, C का मतलब हो गया उपभोग, कंजम्पशन, G मतलब गवर्नमेंट जो सरकारी निवेश होता है, I का मतलब निवेश जो प्राइवेट होता है या वो सारी चीज़ें, और यहाँ X माइनस M है। X का मतलब हुआ एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात, निर्यात में से M का मतलब इंपोर्ट, आयात को आप घटा देंगे। जब भी आप किसी वस्तु का निर्यात करेंगे तो उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा डॉलर के रूप में या किसी भी रूप में, और आयात करेंगे तो आपको क्या डॉलर देना पड़ेगा। तो मिला है जो, और जो आपने दिया है उसमें घटा देंगे और उसको जोड़ देंगे GDP के मार्केट प्राइस GDP में CGI यानी कि उपभोग और सरकारी निवेश और प्राइवेट निवेश, ठीक है। तो ये पूरा आपका GDP आ जाएगा, किस पे आ जाएगा, मार्केट प्राइस पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे मार्केट प्राइस का क्या मतलब होता है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बाजार मूल्य और एक होता है साधन लागत, ठीक है, या साधन मूल्य, फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस। तो ये बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा समझने वाली बात कुछ नहीं है, बस देख लीजिए। साधन लागत क्या होता है, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादक द्वारा निवेश की गई लागत होती है, ठीक है। किसी भी वस्तु को आप जब बना रहे हैं तो उसके दौरान जो भी आप उसमें पैसा पहले निवेश करेंगे, खर्च करेंगे, वही होता है साधन लागत, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, पूंजी की लागत आ गई, आपने बैंक से ऋण लिया है तो उस पर जो आप ब्याज दे रहे हैं वो आ जाएगा, कच्चा माल खरीदा है आपने, और श्रम यानी कि लेबर किराए पे लिया है उस पर,
और ज़मीन किराए पे ली है या कोई भी वस्तु या मशीन आप किराए पे लिए हैं उसका मूल्य, बिजली का बिल, इतनी चीज़ें इसमें शामिल होंगी साधन लागत में, ठीक है। और सब्सिडी भी शामिल होती है। सब्सिडी कौन देगा? यहाँ पे सरकार देगी। कैसे? अभी हम इस फार्मूले से समझ लेते हैं कि साधन लागत क्या होता है। तो साधन लागत निकालने के लिए बाजार मूल्य वही होता है जो आप मार्केट में किसी वस्तु को खरीदते हैं, उसके बदले जो भी मुद्रा आप खर्च करते हैं या दुकानदार को देते हैं, वही होता है बाजार मूल्य। उसमें से अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे, बाजार मूल्य जो भी होगा, और उसमें अनुदान को जोड़ देंगे तो वो साधन लागत आ जाएगा। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, हम एक बाल्टी का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी ने एक बाल्टी का उत्पादन करता है जो कि 80 रुपये का है। अब ये सोच रहा है कि 80 रुपये में इसका उत्पादन हुआ है, अब इसको हमको बाज़ार में बेचना है। इस 80 रुपये का मूल्य का निर्धारण कौन करेगा? कंपनी करेगी, जो भी उत्पादन कर रही है। वो अपने इन सभी खर्चों को इसमें जोड़ लेगी और अपना मुनाफा भी जोड़ लेगी। यानी कि ये मार्केट में 80 में बाल्टी जो है बिक जाएगी, तो ये सारी चीज़ें जो उसकी लागत निकल आएगी। तो यही होता है साधन लागत एक्चुअली में। लेकिन अभी देखिए, इसे समझिए, जब ये मार्केट में जाता है तो सरकार कहती है नहीं, इस पे हम क्या लगाएंगे? 10% इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे, अप्रत्यक्ष कर। तो अब कंपनी तो अपनी जेब से देगा नहीं अप्रत्यक्ष कर, तो वो इसको जो है उपभोक्ता पर वहन कर देता है कि अब ये उपभोक्ता इसको जो है व्यय करेगा, अप्रत्यक्ष कर देगा। तो 10% 80 रुपये में जोड़ देगा तो ये हो जाएगा 88 रुपये। 80 का 10% 8 रुपये हुआ, तो अब ये मार्केट में 88 रुपये की बिकेगी। तो यही हो गया बाज़ार मूल्य। अब जो ये बाज़ार पे बिक रही है, यही हो गया आपका बाज़ार मूल्य। लेकिन जैसे सरकारें क्या होती हैं, वो लोक कल्याणकारी होती हैं। उसको लगा नहीं, ये वस्तु, ये बाल्टी बहुत महंगी है और गरीब आदमी इसको नहीं खरीद पाएगा, तो उसने कंपनी को कह दिया कि हम तुमको जो है 5 रुपये दे रहे हैं सब्सिडी के रूप में, तुम इसमें 5 घटा दो। तो वो कहेगी ठीक है, हम इसको अब 83 रुपये में बेचेंगे। तो अब इसका बाज़ार मूल्य क्या हो गया? अब इसका बाज़ार मूल्य हो गया 83। 5 रुपये इसको क्या मिल गया? सब्सिडी मिल गया, ठीक है। साधन लागत यहाँ पे कितनी है? 80 है। तो इस इक्वेशन में आप जब सारी चीज़ों को रख देंगे तो आपका ये आ जाएगा। जैसे देखिए, बाज़ार मूल्य यहाँ पे कितना है? 83। तो चलिए बाज़ार मूल्य 83 रख दिया आपने। अप्रत्यक्ष कर कितना है? 8 रुपये, -8 कर दिया। अनुदान कितना मिल गया? 5। जब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 80, जो कि यही साधन लागत है, ठीक है, जो कि हमने पहले ही बताया था। तो इस तरीके से साधन लागत और बाज़ार मूल्य में अंतर होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वही चीज़ है, इसकी चर्चा हम कर लिए हैं कि बाज़ार मूल्य क्या होता है। साधन लागत और अप्रत्यक्ष कर को जोड़ में से अनुदान को घटा देते हैं तो बाज़ार मूल्य निकल जाता है, ठीक है। जो बाज़ार मूल्य मतलब आप इतना ही समझिए कि जो भी वस्तु बाज़ार में जिस मूल्य पर बिकती है वही बाज़ार मूल्य होता है, ठीक। चलिए, राष्ट्रीय आय का मूल्य देखिए। अब ये दो जो है मूल्यों पर इसकी गणना की जाती है, ठीक है। एक चालू मूल्य होता है, एक स्थिर मूल्य होता है। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है? मुद्रास्फीति का अंतर होता है। अब यहाँ पे एक नया टर्म आपको मिल गया कि मुद्रास्फीति क्या होती है। तो मुद्रास्फीति सिर्फ आप एकदम सामान्य शब्दों में समझिए कि वस्तुओं के मूल्य स्तर में जो वृद्धि होती है वही मुद्रास्फीति होती है, ठीक है। मूल्य स्तर में वृद्धि, जिसको आप पिछले वर्ष की तुलना में देखेंगे या पिछले 2 वर्ष की तुलना में देखेंगे तो वो जो अंतर आएगा उनके बीच में, वही मुद्रा स्तर में जितना अंतर होगा वही होती है मुद्रास्फीति। हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे, वहाँ पे अर्थव्यवस्था से संबंधित शब्दावलियों के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो वहाँ पे आपको मुद्रास्फीति को हम एकदम एक्सप्लेन करके बता देंगे कि इनकी टाइप कितनी होती है, इनका निर्धारण कौन करता है, तो आपको समझ में जाएगा। सिर्फ यहाँ पे इतना समझ लीजिए आप सामान्य शब्दों में कि वस्तुओं के मूल्य स्तर में वृद्धि मुद्रास्फीति होती है। पॉजिटिव होगी तो वृद्धि होगा, निगेटिव होगी तो नकारात्मक मुद्रास्फीति हो जाएगी। उसका एक अलग टर्म यूज़ होता है, वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, चालू मूल्य पर राष्ट्रीय आय क्या होता है। चालू मूल्य का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो प्रचलित बाज़ार मूल्य हैं, यानी कि जो भी वस्तु आप खरीदने बाज़ार में जाते हैं और वह वस्तु जिस प्राइस पर मिल रही है, जो बाज़ार में प्रचलित मूल्य है उसका चालू मूल्य है, वही होता है चालू मूल्य, ठीक है। इसको राष्ट्रीय आय या मौद्रिक आय कहते हैं चालू मूल्यों पर जो भी बाज़ार में प्रचलित मूल्य होते हैं। अब स्थिर मूल्य क्या होता है? स्थिर मूल्य
इसके लिए हम तुलना करते हैं एक आधार वर्ष से, ठीक है। राष्ट्रीय आय का आकलन करेंगे हम एक आधार वर्ष के मूल्य पर, तो उससे क्या कहेंगे, जो उसका आकलन होगा वो स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय आ जाएगा। मतलब हम पिछले वर्ष की तुलना में करेंगे। जो अभी आधार वर्ष लिया जाता है वो 2011 और 12 है, ठीक है। इसकी तुलना में हम आकलन करेंगे जब राष्ट्रीय आय का उधर से अभी का, तो वो क्या हो जाएगा, स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय को बताएगा, ठीक है। स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक होता है। ये चालू मूल्य पर क्यों नहीं होता है? क्योंकि चालू मूल्य के समय आर्थिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं। कभी आर्थिक मतलब वृद्धि दर बहुत तेज हो सकती है, कभी जो है गिरावट हो सकता है। जैसे आप देखिए इस महामारी में क्या हो रहा है कि आर्थिक व्यवस्थाएं सुस्त हो गई हैं, तो इस समय ग्रोथ रेट बिल्कुल नहीं है। तो जब इसका आकलन हम इसके आधार पे करेंगे तो वो सही सूचक नहीं होगा। लेकिन जब इसकी तुलना हम किसी आधार वर्ष जो भी हमारा है अभी 11-12 है 2011-2012 उसकी तुलना में करेंगे तो हम ये उसकी सही मतलब निर्धारण कर पाएंगे कि उसका जो है आर्थिक विकास का सही इस समय स्थिति क्या है, ग्रोथ क्या है, ठीक है। तो इसीलिए आधार वर्ष लिया जाता है। चलिए अब यहाँ पे आ गया जीडीपी। जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब देखिए इसका मतलब सीधी सीधी बात है, घरेलू यहाँ पे खुद ही लिखा हुआ है। तो किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर जो भी निवासी रहते हैं, उत्पादक और गैर निवासी उत्पादक, मतलब देश के अंदर जो भी रहेंगे वो चाहे देश के नागरिक हों या विदेशी हों, ठीक है, उनकी इकाइयों द्वारा एक निश्चित समय सीमा में, वही 1 वर्ष, समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सरल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो अब आपको जीडीपी में बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। जीडीपी का मतलब ये हुआ कि किसी भी देश की घरेलू सीमा के भीतर जो भी लोग हैं, चाहे वो देश के नागरिक हों चाहे ना हों, वो जो भी अंतिम वस्तुओं का उपभोग और सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं या उत्पादन कर रहे हैं, उनके मौद्रिक मूल्य को जब आप जोड़ लेंगे पूरा तो वो हो जाएगा जीडीपी, ठीक है। उसको कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद। चलिए अब आगे चलते हैं। जीएनपी क्या होता है? जीएनपी को फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इसका हिंदी हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। घरेलू सीमा में तथा बाहर स्थित निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक निश्चित समय में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय उत्पाद की बात की जा रही है, तो यहाँ पे पहले जीडीपी के संदर्भ में हमने केवल घरेलू सीमा में लिया, लेकिन यहाँ पे क्या, जो भारत देश के नागरिक बाहर मतलब विश्व के अन्य देशों में किसी भी प्रकार का अपना रोजगार करते हैं तो वहाँ से वो कुछ पैसे यहाँ भेजेंगे, ठीक है, तो उसको भी इसमें जोड़ लिया जाता है। तो इसका देखिए, इसका जो ये फार्मूला हो जाता है कि जीएनपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी में आप निवल विदेशी साधन आय स्थानांतरण को जोड़ देंगे। अब इसकी गणना कैसे हम करेंगे, निवल विदेशी साधन आय स्थानांतरण की? तो इसकी गणना के लिए देखिए इसमें 3 चीज़ों को शामिल किया जाता है। तीनों चीज़ें बहुत ही आसान है, एकदम आराम से आप समझिए। पहला क्या आ जाता है, निजी प्रेषण, प्राइवेट रिमिटेंसेस। तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे आपके मान लीजिए कोई भी रिलेशन में है, वो मान लीजिए कि दुबई में रहते हैं, वहाँ पे वो कोई भी जॉब करते हैं, तो वहाँ से जो भी पैसे भेजेंगे वो प्राइवेट रिमिटेंसेस के अंतर्गत आएगा। बाहर रहने वाले व्यक्ति जो जॉब में हैं विदेशों में, वो अपने परिवार के पास जो भी डॉलर भेजते हैं या जो भी पैसे भेजते हैं वो प्राइवेट रिमिटेंसेस में आ जाता है। प्रायः आप समाचारों में देखते हैं कि प्राइवेट रिमिटेंस भेजने के मामले में विश्व की देशों की तुलना में भारत के नागरिक सबसे ज़्यादा भेज रहे हैं। उससे हमको एक अच्छी खासी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो ये भी जीएनपी में शामिल हो जाएगा, जीटीपी में इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए दूसरे को भी ऐड करेंगे, विदेशी कर्जे पर ब्याज। इसको समझ लीजिए, हमारा देश है मान लीजिए भारत, तो ये क्या करता है, ये कर्जा लेता भी है किसी काम के लिए विदेश से जो हमसे मजबूत देश हैं, और क्या करता है, कर्ज देता भी है। तो जहाँ से कर्ज लेगा उसके बदले में कुछ ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ हम ब्याज देंगे दूसरों से, वहाँ से हमको क्या मिलेगा,
सॉरी जब हम कर्ज देंगे दूसरे देशों को तो वहाँ से उसके बदले में क्या मिलेगा, हमें ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो हम एक तरफ तो ब्याज दे भी नहीं रहे हैं जहाँ से कर्ज लिए हैं, और जहाँ कर्ज दिए हैं वहाँ से हमको ब्याज मिल भी रहा है। तो इसको हम जो है, जो ज़्यादा रहेगा उसमें से कम वाला घटा दीजिए। यदि आप मुनाफे में है तो इसमें जोड़ दीजिए, यदि आपको घाटा हो रहा है तो इसमें माइनस कर दीजिए। इस मामले में भारत को प्रायः घाटा ही होता है। ठीक है, चलिए विदेशी अनुदान क्या होता है, जैसे हमको किसी देश से अनुदान मिल जाता है, तो अनुदान पे हमको ब्याज नहीं देना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ से हमको कुछ मुद्रा मिल गई और हम अनुदान देते भी हैं गरीब देशों को। आप प्रायः अभी समाचारों में सुनते रहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री इस देश की यात्रा पे गए और वहाँ पे अनुदान इतना दिया, ये दिया, वो दिया। ठीक है, तो विदेशी अनुदान जो हमको मिला, जो हमने दिया, उसका आप डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर पॉजिटिव है तो जीडीपी में जोड़ देंगे, अगर माइनस है तो घटा देंगे। विदेशी अनुदान भारत को बहुत कम मिलता है लेकिन हम ज़्यादा देते हैं, तो यहाँ भी हम क्या हैं, निगेटिव हैं। इन दोनों चीज़ों में हम निगेटिव हैं, निजी प्रेषण में पॉजिटिव हैं। तो इनका तीनों का समग्र योग कर लेंगे तो हम, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो जीडीपी में उसको ऐड कर देंगे, और निगेटिव आता है तो वहाँ पे घटा देंगे। तो अगर ये तीनों चीज़ें पॉजिटिव आ रही हैं तो जीएनपी क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आप समझिए, जीएनपी जो है वो जीडीपी से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर इन तीनों का समग्र योग क्या है, निगेटिव आ रहा है, तो सीधी बात है ये जीएनपी जो है वो जीडीपी से कम हो जाएगा, क्योंकि जीडीपी से आप ऑलरेडी माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए जीडीपी और जीएनपी के उपयोग क्या हैं। भाई हम इतनी गणना क्यों करते हैं, उसका क्या उपयोग है। तो देखिए सबसे पहले जीडीपी में जो है वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन जो होता है वो अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर को बताता है। तो यहाँ पे वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन देखिए, मान लीजिए पिछले वर्ष जीडीपी 100 था भारत का, अभी कितना हो गया 107, तो इनमें वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, 7 का हुआ। तो जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर हो जाएगी वो 7% हो जाएगी। अगर यहीं ये 96 हो जाता है, मान लीजिए घट जाता है, तो जो इसकी वृद्धि दर हो जाएगी वो नकारात्मक में हो जाएगी, 4% माइनस में। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। तो जीडीपी में वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन होता है, वो क्या होता है, अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर को बताता है। ठीक है, अब जो आईएमएफ है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए हम एक वीडियो बना के इन सब की चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नहीं देखेंगे, अन्यथा ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आईएमएफ और विश्व बैंक जीडीपी की सहायता से अपने देशों का तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं, इसी के आधार पे, किसके आधार पे, जीडीपी के आधार पे। ठीक है, चलिए अब जीएनपी का उपयोग देखिए कहाँ पे होता है। जीएनपी जो होता है वो किसी देश का शेष विश्व की परस्पर आर्थिक निर्भरता को दर्शाता है। ठीक है, किसी देश का शेष विश्व की परस्पर आर्थिक निर्भरता को दर्शाता है, यानी कि कोई भी देश विश्व के अन्य देशों पे कितना निर्भर है आर्थिक रूप से, ये बताता है। तो जीएनपी के आधार पे आईएमएफ का करता है, विश्व देशों की रैंकिंग का निर्धारण करता है, और जो किस पे आधारित होती है, पीपीपी मॉडल पर। इसका फुल फॉर्म होता है अंग्रेजी में परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, क्रय शक्ति समता। सिर्फ आप अभी इसका फुल फॉर्म लीजिए। इसका जो है थोड़ा सा टेक्निकल है ये, इसमें जो है कई वस्तुओं के समूह में लेके विनिमय दर पर इनका निर्धारण किया जाता है। ये हम आगे आने वाले वीडियो में चर्चा कर लेंगे, जहाँ पे हम महत्वपूर्ण शब्दावलियों की चर्चा करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप सिर्फ इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए। इसका मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, हिंदी में क्रय शक्ति समता कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, पीपीपी का मतलब कि किसी देश के लोगों की कितने खरीदने की क्षमता है, बस। तो इसके आधार पर जो है क्या करता है, जीएनपी के आधार पर विश्व बैंक आईएमएफ जो है वो विश्व देशों की रैंकिंग का निर्धारण करता है, जो किस पे आधारित होता है, पीपीपी मॉडल पर। ठीक है, चलिए अभी तो हमने देख लिया था जीडीपी। अब यहाँ पे देखिए, समझिए बात को, हमने क्या देखा था, अभी जीडीपी देखा था। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, एनडीपी। जी का मतलब होता था सकल, मतलब पूरा। अब यहाँ पे क्या आ गया, एनडीपी का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे शुद्ध की बात कर रहा है, पूरा है यहाँ पे शुद्ध आ गया है। तो पूरे में से शुद्ध कैसे मिलता है आपको, अशुद्धियों को आप जब निकाल देते हैं। भाई मान लीजिए आप खेती कर रहे हैं, खेती में जो है गेहूं का उत्पादन हुआ, गेहूं आप खेत से उठा लाए,
तो अब शुद्ध गेहूँ आप प्राप्त करने के लिए उसमें से आप अशुद्धियों को हटाएंगे, तभी तो आपको शुद्ध न मिलेगा। तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद पूरा, ठीक है। एनडीपी का मतलब होता है निवल नेट शुद्ध घरेलू उत्पाद, तो इसमें से अशुद्धियों घटा दीजिए। अब यहाँ पर अशुद्धियों क्या तात्पर्य है समझिए। जीडीपी में से वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती या नुकसान को घटाकर प्राप्त किया जाता है। व्यवहारिक रूप से समझेंगे तभी समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपने एक जो है कार खरीद लिया, ठीक है, उसकी कीमत मान लीजिए कि 1 लाख रुपए है। 1 साल चलेंगे तो इसमें कुछ घिसावट वगैरह होगी, मान लीजिए 10,000 की घिसावट हो गई, तो अब जो है इसमें से आप 10,000 माइनस कर देंगे, तो अब आपकी कार 1 लाख की नहीं है, अब ये हो गई 90,000 की। यही होता है एनडीपी शुद्ध, ठीक है। कुछ नहीं, जीडीपी में से क्या करना है, डेप्रिसिएशन को घटा देना है। जो भी मूल्य कटौती हुई है उसको घिसावट भी कहते हैं, उसको ह्रास भी कहते हैं, ठीक है। तो जीडीपी क्या हो गया, सॉरी एनडीपी क्या हो गया, जीडीपी में से आप 1 वर्ष के दौरान जो भी नुकसान हुआ है, जो भी घिसावट हुई है, उसको माइनस कर देंगे तो आपको शुद्ध चीज़ें मिल जाएंगी, एकदम शुद्ध, ठीक है। पूरे में से आपको अशुद्धियों को हटा देंगे तो शुद्ध मिल जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे जीडीपी में से आप अशुद्धियों को घटा दिए तो आपको एनडीपी मिल गया। अब उसी तरह से जैसे जीएनपी था आपका, जीएनपी में क्या देखा था आपने, जीएनपी में देखा था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसमें से में भी शुद्ध अशुद्धियों को आप घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी मिल जाएगा। तो एनएनपी का फार्मूला भी बन जाएगा जीएनपी माइनस मूल्य कटौती, ठीक है। अब चलिए देखिए उपयोग क्या हो गए। तो एनएनपी की सहायता से कोई भी देश अपना प्रति व्यक्ति आय की गणना करता है। तो प्रति व्यक्ति आय की गणना का फार्मूला क्या हो जाएगा, एनएनपी में आप देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो आपके प्रति व्यक्ति निकल जाएगी, ठीक है। यह राष्ट्रीय आय आकलन का सबसे अच्छा तरीका होता है और यहाँ पे एनएनपी किस पे लिया जाता है, फैक्टर कॉस्ट पे लिया जाता है, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट, या यहाँ पे आप मान लीजिए ये फिक्स्ड कॉस्ट भी हो सकता है, स्थिर मूल्यों पे लिया जाएगा हमेशा। ये ना तो बाजार मूल्य पे लिया जाएगा ना तो चालू मूल्य पे लिया जाएगा, ये किस पे लिया जाएगा, स्थिर मूल्य पर या साधन लागत पर, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, कभी पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए अब देख लीजिए कि स्वतंत्रता पूर्व के पहले भारत में जो है राष्ट्रीय आय के आकलन के कैसे प्रयास किए गए। तो 1867 और 68 में दादा भाई नौरोजी सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रयास किया था। तो इनकी जो पुस्तक थी इसका नाम आप याद कर लीजिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पूछ सकता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा फिंडले सिराज थे, VKRV राव थे, इन्होंने स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय के आकलन प्रस्तुत करने का प्रयास किया, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। 1949 में, यहाँ से एक सवाल बन सकता है, इसके जो पहले चेयरमैन कौन थे, PC महालनोबिस थे। इनका जो है एक पंचवर्षीय योजना इनके मॉडल पे आई थी, हम उसको जब पढ़ेंगे तो वहाँ चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और क्या हुआ, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारों की सांख्यिकीय गतिविधियों को जो है संकलित करने के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना 1951 में की गई, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है क्या, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या करता है, सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय, मानकों का विकास एवं अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी संगठन है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए बताया है कि आधार वर्ष कितना लिया गया है, 2011-12। CSO डिसाइड करता है, ठीक है, अर्थव्यवस्था के आकार की उचित गणना के लिए। और असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र दोनों के सेवाओं और विनिर्माण का डेटा शामिल किया जाता है। संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों को ये शामिल करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अभी परिवर्तन हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है, सरकार के जो मंत्रालय है, कौन सा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी MOSPI कहते हैं, ठीक है। तो इसके तहत जो है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि NSSO को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के साथ विलय करने का निर्णय लिया है इस मंत्रालय ने, MOSPI ने, ठीक है। किसको, NSSO को और CSO को। तो इसको मिला के क्या बन गया, दिनांक 23 मई 2019 को NSO बन गया। NSO का मतलब क्या हुआ,
नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हो गया। ठीक है, किनको मिलाया गया है, एनएसएसओ को, सीएसओ को मिला के क्या बन गया, एनएसओ। ये आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि इस कार्यालय का जो है गठन किन दो ऑफिस को या कार्यालय को संयुक्त रूप से मिलाकर किया गया है। तो यहाँ से ये आपका एक सवाल बन सकता है। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के कार्य क्या होते हैं, ये जो है राष्ट्रीय लेखा का संकलन कर और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का संकलन तैयार करता है, उद्योगों को वार्षिक सर्वेक्षण करता है, आर्थिक गणना का आयोजन करता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन करता है। ये इतने इसके कार्य हैं, ये आप देख लीजिएगा। चलिए यहाँ थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो जीडीपी क्या है, एक निश्चित समय अवधि में एक वर्ष होता है, वो तो आप जानते ही हैं। एक देश के भीतर सभी अंतिम माल, यहाँ माल का मतलब वस्तु और सेवाओं के बीच के कुल व्यय के बराबर होता है। लेखांकन वर्ष क्या लिया गया है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो इस समय अवधि होती है वो बता ही चुके हैं आपको। जीडीपी के वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है, आपको याद होना चाहिए। नाम मात्र जीडीपी किसको कहते हैं, मुद्रास्फीति को मिला के वर्तमान कीमतों और अंतिम सेवाओं की जब गणना की जाती है तो उसको नाम मात्र जीडीपी कहते हैं, यानी कि जो बाजार मूल्य पे होता है एक तरीके से। ठीक है, वास्तविक जीडीपी क्या होती है, जो आधार वर्ष की वर्तमान कीमत पर, यानी कि मुद्रास्फीति को छोड़ देते हैं आधार वर्ष के साथ तुलना करके। ठीक है, बाजार मूल्य पर जीडीपी क्या है, वास्तविक मूल्य पर जो गणना की जाएगी वो बाजार मूल्य पे होगी। ठीक है, इसमें सभी करों को शामिल कर दिया जाता है और अनुदान को घटा दिया जाता है, तो ये बाजार मूल्य हो गया। साधन लागत पे क्या हो गया, वही जो साधन अब उसमें मतलब होते हैं उत्पादन के समय, उसमें अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया जाता, लेकिन सब्सिडी को शामिल किया जाता है सरकार के द्वारा जो दी गई है। ठीक है, जीवीए क्या होता है, ग्रास वैल्यू एडेड, यानी कि मूल्यवर्धन कैसे मूल्य बढ़ता है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु जो होती है वो प्राथमिक क्षेत्र से आई, द्वितीयक क्षेत्र में आई, तृतीयक क्षेत्र में आई, तो इसमें हर क्षेत्र में आने से इसके दाम में बढ़ोतरी होती है। कैसे, जैसे मान लीजिए गेहूं का उत्पादन हुआ तो वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आया, फिर गेहूं गया और द्वितीयक क्षेत्र में उसका ब्रेड बनाया गया तो वहाँ पे उसमें मूल्य वृद्धि हो गई। तृतीयक क्षेत्र में सेवाएं आती हैं, फिर ब्रेड वही गया होटल में वेटर के द्वारा परोसा गया तो वहाँ भी उसके मूल्य में वृद्धि हो गई, तो यही होता है जीवीए। तो सकल मूल्य वर्धन क्या होता है, जीडीपी में उत्पादों पर जो सब्सिडी होती है उसको जोड़ दिया जाता है और उत्पादों का कर घटा दिया जाता है। तो ये रहा पूरा लेक्चर हमारा राष्ट्रीय आय पर और उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जीडीपी है, जीएनपी है, एनडीपी है, एनएनपी है, उसका हमने देखा कि ये बाज़ार मूल्य पर क्या होता है, ये स्थिर मूल्य पर क्या होता है, चालू मूल्य पर क्या होता है। तो आशा है कि आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। कमेंट में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।